हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं लेक्चर्स 12th केमिस्ट्री के, सही है, जहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे लेसन्स कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ 2-3 लेसन्स हमारे बचे हुए हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं लास्ट के, सही बात है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चों हमारा बचा हुआ था वो है हमारा बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आप में से कई सारे बच्चों की डिमांड आई थी, कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। तो बच्चों हम लोगों ने शुरू किया हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिर्फ शुरू ही नहीं बच्चों, ऑलमोस्ट हमारे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके देखना, स्पेशली लेक्चर नंबर 6 देखना, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों नर्स्ड इक्वेशन। और नर्स्ड इक्वेशन का जो बेसिस है ना वो लेक्चर नंबर 6 है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो जरूर से देखेंगे आप सभी बच्चे, सही बात है। ठीक है, आज जैसा कि आपको पता है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों नर्स्ड इक्वेशन को। नर्स्ड इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार नर्स्ड इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्या जरूरत है नर्स्ड इक्वेशन की। फिर नर्स्ड इक्वेशन होता क्या है, उसके एक एक जितने भी डेरिवेटिव्स है उसको स्टडी करेंगे। नर्स्ड इक्वेशन बनी कहाँ से, आई कहाँ से, गिब्स फ्री एनर्जी से बनी है वो, ठीक है, वो डिराइव कहाँ से हुई है। फिर हम लोग उसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है बच्चों आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे आप सभी के सभी बच्चे, पहले सही बात है, ठीक है, आप सभी बच्चे एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आएंगी, सही बात है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाके इसी चैनल पे देख लो, चैनल पे अवेलेबल है वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए कंटिन्यू आ रही हैं। केमिस्ट्री हमारा रनिंग है बच्चों, बाकी जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स है, वो पूरा का पूरा ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था हम लोग ने लास्ट ईयर ही, सही है। तो उन लेक्चर्स को भी आपको देखना है, पढ़ना है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको कुछ अचीव करना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी अच्छी एग्जाम क्रैक करनी है ना बच्चों, तो 12th स्टैंडर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सही है। 12th स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कंसेप्ट को बिल्ड करिए, समझिए। अभी आपके पास काफ़ी समय है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को। पता नहीं क्यों गला खराब है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को ज़रूर से अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लीजिएगा बच्चों। कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है, जैसे नोट्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं। सो प्लीज़ इस ऐप को अपने फ़ोन में रखिए, ठीक है, बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको मैंने ही पढ़ाए हैं, सही है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मुझसे कनेक्टेड हैं, रोज़ बातें करते हैं, बहुत से अपने डाउट्स शेयर करते हैं, मैं उनके डाउट्स वहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर से अपने डाउट्स मुझ तक पहुँचाइए इस इंस्टाग्राम पे, फॉलो भी कर लेना, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अगर आप अपने मन में अपने डाउट्स को रखोगे, क्या पता वही डाउट क्वेश्चन बन के आपके बोर्ड में एग्जाम में आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि वो डाउट्स आपके दिमाग में ना रहे, वो सॉल्व हो जाए, समझ में आई बात, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। नर्स्ड इक्वेशन की बातें आज हम लोग करेंगे इस इक्वेशन में। पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि लास्ट वाले लेसन में हमने लेक्चर में हमने किया क्या था, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, वहां से हमको समझ में आएगा कि नर्स्ड इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। फिर आगे से हम लोग क्या करने वाले चीजों को कंटिन्यू करेंगे, समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो देखो लास्ट वाला इक्वेशन मैंने आप लोग, लास्ट वाला जो लेक्चर था वो सारे स्लाइड्स यहीं पे है, वो मैंने आप लोग को पढ़ाए थे। तो थोड़ा सा एक जनरल सा रिकैप कर लेते हैं कि आखिरकार मैंने आपको सिखाया क्या था। मैंने आपको बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। किसके बारे में? मैंने आप लोग को बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आपको मैंने बातें बताई थी कि आखिरकार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 अलग अलग होते हैं, एक आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक आपका होता है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक आपका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक आपका होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। इसी को ही हम कहते हैं बच्चों ईएमएफ ऑफ सेल, इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस सेल के अंदर है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
सही बात है। तो अगर आपको ई कैलकुलेट करना है, अगर आपको ई कैलकुलेट करना है किसका, सेल का, किसका बच्चों, सेल का कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि आप यहां पे क्या करोगे, ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड करोगे। ये चीजें, ये बातें बच्चों ऑलरेडी हो रखी हैं, ठीक है, ये बातें बच्चों ऑलरेडी हो रखी हैं कि ईएमएफ ऑफ कैथोड आपका ईएमएफ ऑफ एनोड से माइनस कर दोगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय ई सेल बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ई सेल कहते हैं। यानी दिस ई सेल इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर, और इसी ई सेल को ही आप ईएमएफ ऑफ सेल भी कह सकते हो। सही बात है, सिमिलर, ये चीजें ऑलरेडी बातें हो रखी है। सिमिलरली बच्चों हम लोगों ने एक और चीज सीखा था, ई नॉट, सीखा था कि नहीं, ई नॉट के बारे में हमने सीखा था। आई होप अगर आपको याद हो तो हमने बच्चों ई नॉट के बारे में भी सीखा था। नाउ व्हाट इज मीन बाय ई नॉट, सेम रिएक्शन, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड 1 ATM, नहीं सॉरी 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बट एट 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड 298 केल्विन, जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही बात है। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों दो चीजें होती हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो आपका कोई मेटल है, वो क्या कर रहा है, मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे रहा है। तो मतलब आपका एन प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है। तो आप इसे क्या कहोगे बच्चों, दिस इज नथिंग बट योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल कैसे होगा, यहाँ पे आपका जो N प्लस है, मतलब आप जो मेटल है जो N प्लस स्टेट में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल मेटल में। तो आप इसे क्या कहोगे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, आप इसे क्या कहोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अगर इसका आपको इलेक्ट्रोलाइट इसका आपको ये निकालना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, तो अगर मान लो E आपने लिखा, so this E is the electrode potential at any concentration at any temperature। पर यहीं पे इस E की जगह मैं E नॉट लिख दूं, so this E नॉट is the electrode potential at 1 mole of concentration and 298 Kelvin। ये सारी बातें बच्चों लास्ट वाले लेक्चर में हो रखी हैं। अब देखो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड, ये आपका क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आप बाय एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हो, बाय एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हो, बहुत आसान है। देखो यार, आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल रख दो, ठीक है, 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन है, और उसको पैक कर दो थर्मोस्टैट के अंदर, जिसके अंदर उसमें रूम टेम्परेचर मेंटेन हो गया। अब रूम टेम्परेचर मेंटेन है ना, उसके अंदर प्रेशर चेंज हो रहा, ना उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा, और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन है, तो भैया आप उसका आराम से पोटेंशियल निकाल लो। वेस्टोन ब्रिज वाला मैंने आप लोग को पढ़ाया ना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वेस्टोन ब्रिज वाला नेटवर्क, जहां से रेजिस्टर निकाल के उसकी कंडक्टिविटी निकालते हैं, वो बहुत ही आसान तरीका है। ये तो बहुत ही आसान से बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पर अब बारी आई, अब पूछा गया कि क्या हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर निकाल सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट? नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये हम नहीं निकाल सकते बच्चों। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने बच्चों खड़ी हो गई कि हम
क्या नहीं निकाल पा रहे हैं? ईएमएफ ऑफ सेल नहीं निकाल पा रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो निकाल लेंगे पर किसी भी टेम्परेचर पे नहीं निकाल पाएंगे। ये हमारी एक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, देयर इज अ प्रॉब्लम, यहां पे प्रॉब्लम आ गया बच्चों बहुत बड़ा, समझ रहे हो? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है नर्स्ट इक्वेशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बच्चों नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट का स्पेलिंग गलत हो सकता है पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नर्स्ट इक्वेशन यहां पर हमको एक इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन के जरिए हम किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो पहले इतनी चीजें नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन की तरफ। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं? क्या बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आई हैं जो मैंने आपको सिखाई? ठीक है, रिकैप करवा दो, एक छोटा सा रिकैप ही था वैसे ये भी। मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या? अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों मिलाकर बच्चों आपका पूरा, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ सेल, यानी पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसको निकालने का मैंने एक तरीका आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, दैट कैथोड माइनस एनोड कर दो, कैथोड माइनस एनोड कर दो, जो भी ईएमएफ ऑफ सेल है कैथोड का और ईएमएफ ऑफ सेल है एनोड का, उससे माइनस कर दो, आपको ई सेल मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपको बताया जो ई सेल है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मल वाला है, वो क्या रहता है बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर। फिर हम लोग ने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए था। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल हो, जहां पे प्रेशर जो ये है पार्शियल प्रेशर है बच्चों वो 1 atm हो, 1 atm बोल सकते हो या फिर 1 बार बोल सकते हो, एंड जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन हो यानी 25 डिग्री सेल्सियस हो। सही है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड फाइंड करना आसान है। और तो और एक और चीज बता दूं कि जो स्टैंडर्ड वाला रहता है ना, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ज्यादातर कंडीशन में तो ये वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, ये वाली वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, तो ये सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान है। पर जब आपको इसको फाइंड करना था तो यहां पे आ गई प्रॉब्लम, यहां पे हमको क्या आ गई बच्चों? प्रॉब्लम आ गई, बहुत दिक्कतें आ गई। तो इस दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए जन्म लेते हैं बच्चों कौन? नर्स्ट इक्वेशन। मतलब नर्स्ट इक्वेशन यहां पर आया है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, चल आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अगला है बच्चों हमारा नर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली? तो पहले हम नर्स्ट इक्वेशन ही लिख लेते हैं। सो नर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन आपको याद रखना है बच्चों, E इज इक्वल टू यानी ई सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF log to the base 10 concentration of product divided by concentration of reactant. This is the Nernst equation. ये है बच्चों Nernst equation. This is the Nernst equation. क्या है लिखा मैंने बच्चों? इसको बात करेंगे हम लोग, ये आखिरकार डिराइव कैसे हुआ है, कहाँ से आया है, गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट लगता है, बताएंगे हम लोग, बाद में समझेंगे। पर अभी आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा। क्या है बच्चों? ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये बराबर है किसके? ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहीं कहीं पर आपको इसकी जगह पर बच्चों आपको Q देखने के लिए भी मिल सकता है, कहीं कहीं पर इसकी जगह पर आपको Q देखने के लिए भी मिल सकता है। सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट। ठीक है, ये क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट है, समझ रहे हो? इसका मतलब यही है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। जैसे हम लोग उसमें करते थे ना रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट के निकालते थे ना हम लोग, रेट कांस्टेंट। तो सिमिलर है बच्चों, यहाँ पे वही क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आई? अब इसमें कौन क्या है वो बता दे, कौन सी चीज क्या है वो बता दे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों इसकी, ये क्या है? यहां साइड साइड में लिखूंगा मैं, दिस इज द
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any concentration और पार्शियल प्रेशर, या तो गैस लिक्विड रहेगा तो गैस रहेगा, एट एंड टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ये वो वैल्यू है। ये आपको पता ही है बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो आपको पता ही है ना, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। अगर गैस रहेगा तो 1 atm या 1 बार, अगर गैस रहेगा तो, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चों, 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, 26 हो गया ये तो, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, R इज द गैस कांस्टेंट, कहाँ लिखे, यहाँ लिख दें, R इज द गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बच्चों हमेशा सेम रहेगी, 8.314 मोल्स पर ग्राम DM³। रुको एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जूल्स पर मोल केल्विन, जूल्स पर मोल केल्विन, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। T इज द टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस 25 है, ठीक है, जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द सेल, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस, ये क्या है समझाऊंगा आप लोग को। जब जैसे मान लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते, ऑक्सीडेशन अगर होता है बच्चों तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे मान लो M है तो यहाँ से क्या हो रहा है, M N+ हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं वो आपका ये N है। या फिर अगर रिडक्शन हो रहा है बच्चों, मान लो रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होता है, ये 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, कंज्यूम हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ या फिर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुआ, दैट इज द वैल्यू ऑफ N। तो N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए, वही मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मेशन और ये कितना कंज्यूम हुआ, कितना फॉर्म हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, वो हम लोग निकालेंगे ओवरऑल रिएक्शन से, वो हम लोग निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ F इज द फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट, सही है, फैराडे कांस्टेंट है बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 56,500 कूलम्ब, सही बात है, 56,500 कूलम्ब। व्हाट इज फैराडेज कांस्टेंट, 1 मोल ऑफ आयंस में कितने चार्ज हैं, सही है, चार्ज इन 1 मोल, 1 मोल में कितने चार्ज है, दैट इज नथिंग बट फैराडेज कांस्टेंट, सही बात है, इतना लिखा मैंने यहाँ पे। और क्या बचा है बच्चों, लॉग, आपको पता ही है, लॉग मैंने लिखवा रहा, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर अगर गैस रहेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें, व्हाट इज P, इट इज concentration of product, and what is R, R is the concentration of reactant। अगर यहीं पे प्रोडक्ट गैस रहता तो बच्चों हम लोग यूज करते dP/dR, सही है। ये क्या हो जाता बच्चों आप लोग का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है, मुझे बताओ क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है। हाँ बच्चों, मैंने एकदम इजीली आपको चीज़ें दिखाई हैं कि नर्स्ट इक्वेशन है क्या। नर्स्ट इक्वेशन इज ई सेल यानी EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 F सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF
log to the based in concentration of P divided by concentration of R। फिर मैंने आपको एक एक चीज बताई कि यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन और एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम ई सेल कहेंगे। व्हाट इज ई नॉट, ये मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और ज्यादातर बच्चों ये वाली वैल्यू आपको गिवन होगी, ज्यादातर ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो ज्यादातर ये वाली वैल्यू आपको गिवन होगी। फिर ये आपको है, ठीक है, R इज द गैस कांस्टेंट, इतना वैल्यू उसका रहेगा। T इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको पता चलेगा। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, दैट इज नथिंग बट द N। F इज द फेरेडेज कांस्टेंट, 56,500 कूलम इसकी वैल्यू है। फेरेडेज कांस्टेंट क्या होता है, एक मोल में कितना चार्ज है, दैट इज नथिंग बट अ फेरेडेज कांस्टेंट। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं? क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं? हाँ बच्चों, इतनी चीजें समझ में आई हैं। एक सेकेंड, ये 96 है, गलती से मैंने, ये 96 है बच्चों, सॉरी, माय मिस्टेक, इट इज माय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान सुनो, ये लिख लिया, ये कॉपी कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, कर लो, नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को पॉज करो, लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, ले लिया, ठीक है। अब इस चीज को बच्चों हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो 2.303 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। फिर R इज द रेट कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। टेम्परेचर हम ज्यादातर, देखो जितने भी आप रिएक्शन करोगे ना, जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या फिर सेल बनाओगे ना, तो ज्यादातर जितने भी आप रिएक्शन करोगे वहां पर ये टेम्परेचर इन केल्विन है, ठीक है। तो ज्यादातर आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही लोगे, मतलब 99.5% टाइम जितने भी आप सेल्स का फॉर्मेशन करोगे या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां पर आप टेम्परेचर क्या लोगे, रूम टेम्परेचर ही लोगे। और रूम टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, 298 केल्विन। क्या होता है वो, 298 केल्विन। तो मतलब 99.5% कंडीशंस में ये वाली वैल्यू सेम होगी, ये वाली वैल्यू सेम होगी, और F तो ऑब्वियसली सेम होगा, 96,500 चार्ज कूलम, सही बात है। तो इन वैल्यूज को पुट करके क्या हम एक अलग इक्वेशन बना सकते हैं? इन वैल्यूज को पुट करके क्या हम एक अलग इक्वेशन बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना, है बच्चों, सही बात है ना। देखो हमारे पास, देखो 2.303 कांस्टेंट है, R की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर मैंने ले लिया 298 केल्विन, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, और मेरे पास F भी क्या है, फेरेडे कांस्टेंट, ये है ना, फेरेडेज कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू हमेशा 99.5% केसेस में, 99.5% केसेस में ये सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। ये सारी वैल्यूज क्या रहेंगी बच्चों, कांस्टेंट रहेंगी। तो इन वैल्यूज को हम पुट करके, इन वैल्यूज को इस जगह पर हम पुट करके एक अलग से एक नया फॉर्मूला रेडी कर सकते हैं, जो एक छोटा फॉर्मूला होगा कंपैरेटिवली, और उसे हम ज्यादातर जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम ज्यादातर जगहों पर बच्चों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होगा, जब आप सारे वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059। अब हम लोगों ने क्या क्या चेंज किया बच्चों, देखो n हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि n चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये चेंज हो गया ना, तो 0.059 डिवाइड बाय n log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एक नया फॉर्मूला हमने फॉर्म किया है। जो भी चीजें कांस्टेंट थी उन्हें एज अ कांस्टेंट ही रखा, और 99.5% केसेस में इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला यही है बच्चों। जब आपकी, अगर आपके इक्वेशन में अगर आपकी फूटी किस्मत हुई तो अगर ऐसा मेंशन आ गया कि टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर अगर दूसरा मेंशन हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर रूम टेम्परेचर मेंशन नहीं है, कुछ नया ही टेम्परेचर मेंशन है, देन उस केसेस में आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है।
पर 99% केसेस में बच्चों आपको ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपको रूम टेम्परेचर ही यूज करना है, रूम टेम्परेचर ही यूज करना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ऑल्सो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, कि हमेशा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में अगर प्योर लिक्विड है, अगर प्योर लिक्विड है या फिर प्योर सॉलिड है, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा 1 लोगे। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा क्या लोगे? 1 लोगे। जैसे जैसे ठीक है, ये एक इक्वेशन है जहां पे आपका एक मेटल था, मेटल से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो M+ बन गया। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये आपका जाके मिल जाता है। पर ये जो सॉल्यूशन होता है ये सॉलिड होता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको कभी नहीं दी जाएगी, हमेशा इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी जाएगी। सही है, तो इस सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा 1 लोगे, इस सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा 1 लोगे। तो ये बात भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो बच्चों, जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो तो हमेशा प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा 1 कंसिडर करोगे, हमेशा 1 कंसिडर करेंगे हम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक सिखाई हैं, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं? ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो बात करें आगे। बात करें आगे, चलो अब एक छोटा सा, देखो वैसे छोटा सा लेक्चर है पर एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी चीज़ पे। जितनी भी चीज़ें आपने समझी ना अभी तक, जितनी भी चीज़ें आपने मेरे साथ सीखी समझी, उसके ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तैयार हो? क्या आप ये न्यूमेरिकल खुद से कर सकते हो? वैसे ही तो ये आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, पर ये न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मेरे साथ साथ, तो बने रहो। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या क्या है भाई हमारे पास? देखो हमारे पास एक सेल रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, जहां पे आपका SN2+ बन रहा है, आपका SN2+ बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पे आपका SN क्या हो रहा है बच्चों? SN2+ बन रहा है। तो जब ये 2+ बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। हमेशा याद रखना, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। जब भी यहाँ पे चार्ज बढ़ता है ना, तो मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है। दिस स्टेप इज ऑक्सीडेशन, दिस स्टेप इज ऑक्सीडेशन। सही बात है। इसने क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे जब SN2+ बना तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया है बच्चों? 0.02 मोलार। इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं दिया जाएगा बिकॉज इज इट इन सॉलिड, और मैंने आपको बताया सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 आपको कंसीडर करना है। अगर नहीं दिया हुआ है प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 0.059 वाला। आसान हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? Ag+ और Ag(S), मतलब देखो ये प्लस से Ag की तरफ आ रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? Ag कितना है? एक ही प्लस है ना, तो +1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये क्या बना लेगा? Ag बना लेगा। ये क्या बना लेगा? Ag किसमें? सॉलिड में बना लेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रुको इसको मुझे व्हाइट कलर से लिखने दो क्योंकि अच्छा लगेगा ना। क्या है बच्चों? Ag+1 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या मिला बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन मिला। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब इस Ag को मिला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सही बात है। और यहाँ पे देखो प्लस से 0 की तरफ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रिडक्शन। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज बच्चों रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। बहुत अच्छी बात है। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, देखो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलार। बहुत अच्छी बात है, सही है। अब आपको यहां पर टोटल रिएक्शन निकालना है। टोटल रिएक्शन याद है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में शायद बताया था टोटल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रॉन को हमेशा कट करना है। कुछ भी करके आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को कट करना है। तो जब आप टोटल रिएक्शन निकालोगे इसकी,
ठीक है। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन कट होने चाहिए, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 2 1 जा 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, जो बचा आपको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, Sn प्लस 2Ag प्लस, सही है, 2Ag प्लस इज इक्वल टू Sn 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2Ag। दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन, दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। और यहां से हमें क्या मिला, यहां से आपको n की वैल्यू मिली। n की वैल्यू क्या हुई, कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, कितने इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए। तो फॉर्म कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कंज्यूम में कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ना। तो मतलब यहां पे आपको n की वैल्यू क्या मिल गई, 2। ठीक है, यहां पे बच्चों आपको n की वैल्यू क्या मिल गई, 2, ये मिल गया आपको। सही बात है। और क्या क्या दिया है बच्चों, E नॉट ऑफ Sn और E नॉट ऑफ Ag। ठीक है, E नॉट ऑफ Sn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस 0.136 वोल्ट। सही बात है। और E नॉट ऑफ Ag इज इक्वल टू 0.800 वोल्ट। अब देखो हमेशा ध्यान में रखना है, जो लेफ्ट साइड रहता है, लेफ्ट साइड वो हमेशा एनोड रहता है, एनोड। मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होती है, एनोड में। तो ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड। तो यहाँ पे ई नॉट मिला है, हम लोग यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल भी निकालेंगे। क्या इतना आपको समझा है? अभी तक हम लोग ने सिर्फ गिवन निकाला है, क्या क्या आपको दिया हुआ है वही सब लिखा है मैंने। ठीक है, अभी तक हम लोग ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, जो भी चीज़ आपको गिवन दी हुई थी वही चीज़ें हम लोग ने लिखी है। ये हम लोग ने सेल निकाला, इस सेल से हमने एन की वैल्यू निकाली। एन मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, किसी ने कंज्यूम किया, किसी ने फॉर्म किया, तो फॉर्मेशन कितना हुआ, कंज्यूम कितना हुआ, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों वैल्यू दी हुई है आपको। तो इन दोनों वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल। इतना समझ में आ गया है, यहां तक हम लोग ने क्या किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी लास्ट वाले लेक्चर में, और यहां पे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, दैट ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सही है। और मैंने आपको हमेशा बताया है, ऑक्सीडेशन एनोड होता है और रिडक्शन कैथोड होता है। तो ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। सही बात है। Sn आपका क्या है, एनोड, और Ag आपका क्या है, कैथोड। सही है। तो ये है बच्चों आपका कैथोड वाला वैल्यू, ये है आपका एनोड वाला वैल्यू। तो इसको इससे माइनस कर दो, 0.800 माइनस 136 क्या हो जाएगा, 0.800 माइनस 0.136। सही है। ऐड हो जाएंगे दोनों, 0.800 प्लस 0.136, तो कितना हो जाएगा ऐड होने के बाद 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, 0.936 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, ई नॉट ऑफ सेल की। ये किसकी वैल्यू हो गई, आपके ई नॉट ऑफ सेल की। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने इक्वेशन में चीज़ें डाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, 0.059 वाली, वो इक्वेशन यूज़ करो। सो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही था। मैंने ये क्यों यूज़ किया, मैंने यही क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों, ये है आपका कांस्टेंट वाला, 25 डिग्री वाला है ना, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट, समझ रहे हो। तो ये वाला वैल्यू कौन सा है, जब आपका टेम्परेचर सेम रहेगा। मैंने आपको सिखाया था, ये कहाँ गया, हाँ देखो, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, फैराडे कांस्टेंट रहता है, रेट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहता है। तो जब आपका टेम्परेचर ही इतना दिया रहेगा, रूम टेम्परेचर, तो मतलब आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे, ये वाला इक्वेशन यूज़ करोगे। ठीक है, समझ में आ गया है, ओके वेरी गुड। ये हमको अभी मिला, 0.936 माइनस
फाइनाइन डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू 2 मिली थी, log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट देखो क्या क्या है, ये है देखो, ये वाला रिएक्शन है। प्रोडक्ट में देखो ये आपका सॉलिड है, तो ये लेके मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, लेके मतलब नहीं। इसको लो SN2+, क्या है बच्चों यहाँ पे? SN2+ बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में देखो ये रिएक्टेंट है, पर इसको, ये सॉलिड है ना, इसको लेके मतलब है क्या? नहीं, ये मतलब है, क्योंकि ये किसमें है बच्चों? आपके प्लस फॉर्म में ना, Ag+, लेकिन कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल है। Ag+ के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ और 2 मॉलिक्यूल था, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। समझ में आ गया? जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने वहां पे क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। अगर 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे क्यूब लग जाता, 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ऊपर 4 लग जाता। यहाँ पे हम लोग, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या हो रहा है बच्चों? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही इक्वेशन सॉल्व करना है आगे चल के। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। ओके चलो, E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.936 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log टू द बेस 10। अब देखो Sn का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? SN2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.02, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.02। सिमिलरली Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01, 0.01, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। सही है, समझ रहे हो? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे करेंगे? पॉइंट हटा दे, हैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पॉइंट हटा दें। चलो आ जाओ, 936 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log टू द बेस 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर। सही है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि दोनों का आपने पॉइंट हटा दिया है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻² -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.02 ही होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो वैसे भी आप सॉल्व करोगे, ऐसे भी आप सॉल्व करोगे, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कैसे होगा? इसको भी आप कर सकते हो, 10⁻² -2 और यहाँ पे 2, ये कैंसिल हो जाएगा 0.02। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली 200 भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली 2 बार भी ले सकते हो। देखो मैं आप लोग कंफ्यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है, पर आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर है ना, तो 0.01 इंटू 0.01, 1 से कैंसिल कर दो, 0.01 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 0.936 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log टू द बेस 10, और यहाँ पे आपका बचेगा 200। नाउ इस 200 का log क्या होता है ज़रा चेक करिए। बस ना यार, कैलकुलेशन तो कुछ क्यों ही बताना है आप लोगों को, कैलकुलेशन तो आप खुद से ही कर सकते हो ना। सो कैलकुलस खोलो, log किसका? ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद ही से कर लो बच्चों। इसका वैल्यू आएगा log में 2.301, 936 माइनस 2.059 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.301। कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो, आपको एक वैल्यू मिलेगी वोल्ट में, दैट इज द ई सेल, दैट इज द ई सेल। तो मेरा मेन मोटिव है बच्चों आपको समझाना कि करना कैसे है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो चिंदी है, आप लोग खुद से कर सकते। सही है, सही है, क्लियर है, डन है, समझ कर लोगे ना। इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे 2.301 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 माइनस 0, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 3 उतर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 1 2, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, कैलकुलस आपको मिलता है ना बुक। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको नर्स्ट इक्वेशन यूज करना समझा होगा। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये नर्स्ट इक्वेशन आया कहाँ से, गिब्स एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गिब्स एनर्जी से आखिरकार ये डिराइव कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले
लेक्चर में। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट ही जा रहा हूँ। ठीक है, ले लिया? ओके, इन सब का तो लिया ही होगा ना आप लोग ने। ओके ठीक है। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, पढ़ाई हैं, सिखाई हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी वीडियोस में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। पढ़ते रहो, ध्यान रखो, कीप स्टडी, बाय बाय।